हमारी बेटियां हर जगह पे आगे आना चाहती हैं, करना चाहती हैं। सो जेंडर इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी है बहुत सारी जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप ब्रिज हो रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें लड़कों से आगे नहीं जाना है, लड़कों से पीछे नहीं चलना है, हमें उनके साथ चलना है। वी आर स्ट्रोंगर टुगेदर। सो इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड इन कमिंग फ्यूचर। सो हमने वहाँ पे हैशटैग कश्मीर, हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग पोलो व्यू मार्केट, हैशटैग डल लेक का इनाग्रेशन कराया था। और जितने हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स थे, उनकी सब जो इंटरव्यूज़ थे वो हैशटैग कश्मीर से ही निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करते हैं, एंड मीडिया इन कश्मीर हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मतलब मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर। मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है एक ब्रेव वुमेन रोबुल नेगी, जिनके बहुत कारनामे हैं। ये आथर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक्टिविज़म भी कर रही है। उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी, द सिलम क्वीन। सबसे पहले मैम हम आपका खैर मकदम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि रोबुल नेगी है कौन, आथर, एक्टिविस्ट और सोशल ये एक्टिविज़म कर रही है। देखिए, मेरा बहुत सिंपल साधारण सा इंट्रोडक्शन है। मैं रूबल नागी हूँ, इंडिया की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्कल्प्टर हूँ, सोशल वर्कर हूँ और ऑथर भी हूँ अब, क्योंकि मैंने अपनी एक किताब लिखी है जो हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं फाउंडेशन के, उसके बारे में सबको उससे रूबरू करवाती है। सो बहुत सिंपल सा मेरा इंट्रोडक्शन है, एक लाइन में ख़त्म हो सकता है। रोबुल नेगी की क्वालिफ़िकेशन जानना चाहते हैं, उसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है और आपका जो ऑरिजिन है। और सबसे पहले मैं एक बात बोलना गया, जो कि रोबुल नेगी है वो फाउंडर है रोबुल नेगी फाउंडेशन, आर्ट एंड फाउंडेशन के। तो मैम जानना चाहते हैं आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हुई है? देखिए, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम हर साल अलग अलग, हर 2 साल में अलग अलग स्टेट्स में जाते थे। तो मेरी बेसिक एजुकेशन जो हुई है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है, आर्मी स्कूल से हुई है। और उसके बाद मैंने 1 साल जम्मू में जो परेड कॉलेज है उसमें बीकॉम भी किया। उसके बाद क्योंकि मेरी शादी हो गई तो मैं मुंबई चली गई। उसके बाद मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने लंदन जाके आर्ट की पढ़ाई की। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि एक लड़की की काम की जर्नी शादी के बाद शुरू नहीं हो सकती, तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जो ज़िंदगी में कुछ भी किया है शादी के बाद ही किया है। क्योंकि छोटी उम्र में जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट उस समय नहीं हुई होती है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो फैमिली जिसमें मेरी शादी हुई थी वो बहुत सपोर्टिव थे, और मैंने अपनी एजुकेशन और अपना काम उसके बाद ही शुरू किया। मैम हम जानना चाहते हैं, जो आप ये स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम कर रही हो। अगर हम बात करें, जो कहा जाता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन से पिज़्ज़ा बेस, क्योंकि कोई पिज़्ज़ा बेस खाली एंजॉय नहीं करता है, जो अट्रैक्ट करता है वो उसकी टॉपिंग होती है। ये जो स्किल डेवलपमेंट है या प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, ये कितने महत्वपूर्ण है अगर आज की जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें? देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है ऑलमोस्ट, और उसमें अगर हम ये कहें कि हमारे जो युवा हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनके पास एक हुनर भी हो, एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हो, एक स्किल उनको पता हो कि उन्होंने ये सीखा है, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान, भारत की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी अच्छी हो जाएगी जब हमारे युवा, हमारी महिलाएं स्किल्ड होंगी, एजुकेटेड होंगी। कुछ एजुकेटेड नहीं भी हैं लेकिन उनके पास एक स्किल है। सो इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड इन कमिंग फ्यूचर। सो हमारा यही योगदान रहता है कि इस एम को पूरा करने के लिए हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो हमारे जो स्किल सेंटर्स हैं वो बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो स्कूल तक जाते हैं, कहीं ना कहीं बीच में ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कॉलेज में गए लेकिन डिग्रियां पूरी नहीं की। बहुत सारे हैं जिन्होंने डिग्रियां भी पूरी की और आके एक स्किल भी सीखना चाहते हैं। आज अगर आप देखें, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की बेसिक एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ स्किल प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारा यही फोकस रहता है कि हमारे सेंटर्स में जो भी आए, कंप्यूटर सीखे, अलग अलग कोर्सेज सीखे। हमारे जो स्किल सेंटर्स हैं उसमें महिलाएं, युवा दोनों के लिए हैं, वो आएँ। हाउसकीपिंग, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये तेलंगाना के सेंटर में अलग कोर्सेज हैं।
नॉर्थ कश्मीर में अलग है, साउथ कश्मीर में अलग है, क्योंकि हर जगह की डिमांड अलग है। तो जहाँ पे जो चीज़ से आपको आगे नौकरी मिल सकती है, जिस चीज़ से आप आगे एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं सस्टेनेबल लेवल पे, हम उस कोर्स को यहाँ पे करते हैं। तो हमारा यही फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और लड़कियों को हमारे सेंटर से फ़ायदा हो। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की जो ज़मीन है ज़रखेज़ है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर एकेडमिक में ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, आपकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का एम क्या है और यहाँ के लोगों में ये स्किल डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है और क्या वो अपना रोज़गार उससे निकाल सकते हैं? देखिए, हमारी फाउंडेशन यहाँ 2014 से काम कर रही है और उसके बाद 2017 से आप कह सकते हैं कि रेगुलर जोरों शोरों से काम कर रही है। और G20 के दौरान भी आपने देखा होगा इतने सारे डेलीगेट्स उस टाइम हैशटैग कश्मीर शायद लॉन्च हुआ था आपका, जो श्रीनगर आए थे और हमने वहाँ पे हैशटैग कश्मीर, हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग पोलो व्यू मार्केट, हैशटैग डल लेक का इनाग्रेशन कराया था। और जितने हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स थे, उनकी सब जो इंटरव्यूज़ थे वो हैशटैग कश्मीर से ही निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करते हैं, एंड मीडिया इन कश्मीर हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं उनको हमेशा हंसती हूँ कि हम ना पॉलिटिशियन है ना हीरो हीरोइन है, फिर भी आप इतना प्यार देते हैं। और हम जो भी एक इनिशिएटिव यहाँ शुरू करते हैं, आप आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये जो प्यार आपको कश्मीर की मीडिया से, कश्मीर के लोगों से मिलता है, कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट एफर्ट करने के लिए इनकरेज करता है। तो आज आप देख रहे हैं कि ये फाउंडेशन का हमारा साउथ कश्मीर में पहला इंटरवेंशन है, पहला सेंटर है जो खुल गया है 1 महीने के अंदर ही। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी तब बच्चों से मैंने बात किया, मौलाना साहब से मैंने बात किया, तो एक जो जेन्युइन उनका जो मन है कि हम यहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ अपने मदरसा के बच्चों के लिए नहीं मैम, मैं अपने पूरे गांव के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं अगर मुझे बेसिक सपोर्ट मिले। तो जब आपके साथ ऐसे इंसान खड़े हैं जो करने का जोश रखते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको आगे सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहती, मैं चांद और तारे प्रॉमिस नहीं करती क्योंकि मेरी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इतना तो है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं उसको डिलीवर करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे हैं। और कश्मीर से तो मुझे बहुत लगाव है। अभी जम्मू में भी अगले महीने हमारी वर्कशॉप्स होंगी, रजौरी, पुंछ, उधमपुर और जम्मू सिटी में। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि कोई पीछे ना छूट जाए, जहाँ तक हम पहुँच पाएँ ज़रूर पहुँचें। मैम, आप एक अच्छा काम करें, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें कि यहाँ एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है कि जो भी सोशल वर्कर्स है या NGOs है वो बाद में सियासत ज्वाइन करते हैं, क्या आपका कोई मत इरादा है? मुझे ये बताइए कि अगर सोशल वर्कर्स या NGO वर्कर्स जो NGOs चला रहे हैं बाद में अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो इसमें सही और गलत क्या है? मुझे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम आप क्यों नहीं एज अ, क्योंकि वो सोशल वर्क पे रह जाती है। नहीं, ये देखिए, ये इंसान पे होता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अगर आप ज्वाइन करेंगी या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगी तो आप ऑलरेडी जिस लेवल पे काम कर रही हैं उसको 10 फोल्ड ऊपर लेके जाएंगी। खैर, अभी तक मुझे तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ जाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरा जो लोगों में एकदम बेधड़क बिंदास जाके बैठना, उनके साथ गप मारना, चाय पीना, खाना खाना, कहीं वो तो नहीं रह जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट लोगों का नहीं होना चाहिए। बट लोगों का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उनको सोशल वर्कर करके लोगों ने वोट दिए, आगे लाए और उसके बाद वो बदल गए। तो आई थिंक हम हर इंसान से मिलते हैं, वो सही नहीं है, गलत नहीं है। हमें अपने आप को वो कांस्टेंट एफर्ट करके जो हम कर सकते हैं, भले वो राजनीति में हो। अगर आप सही डेफिनेशन देखें पॉलिटिशियंस की, तो क्या है लीडर, हम उनको क्यों चुनते हैं? एक्चुअल सोशल वर्कर्स तो पॉलिटिशियंस को होना चाहिए। उनको जनता चुनती है अपना भरोसा देके कि ये हमारी आवाज़ को, हमारी तकलीफ़ों को कम करेंगे। और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आई थिंक ऐसी जनता को फिर उनको वो जवाब भी देना ज़रूर चाहिए। लेकिन जो किस भी स्तर से उठ के एक पॉलिटिकल लीडर बना है और या बनी है और लोगों से जुड़े हुए हैं और कांस्टेंट उनके एफर्ट हैं, आई थिंक वही लीडर आज आगे आते हैं। इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आज आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी कह लीजिए, अपना शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसमें कांस्टेंट एफर्ट करना ज़रूरी है। आज इतने सालों से मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसलिए आज इतनी सारी लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं। 2 बार आके तीसरी बार अगर मैम नहीं आएंगी तो लड़कियाँ बोलेंगी कि मैम आई थी फिर नहीं आई। तो फिर हमारे और
उन प्रोमिसेस में उन लोगों की कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो आई थिंक ये हमें माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। जब तक अच्छा काम हो, वो जिस भी तरीके से हो, वो होते रहना चाहिए। मैम, आपने यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं, तो अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? कहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं या बच्चे हैं या लड़कियाँ हैं, कहाँ पे लैग कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कश्मीर का फोकस जो है वो एक्सपोजर थोड़ा सा उनको कम है। प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, लेकिन दूर दराज जब आप चले जाते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को आज वो स्कीम्स और प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं भी है। कुछ लड़कियों ने सोपोर में, बारामूला में मुझे ये भी बताया कि मैम सरकार ने जो सेंटर्स खोले हैं, 3 महीने का कोर्स है, 1000 रुपीज़ हमें दे रहे हैं कि आइए और सीखिए, किट्स भी मिल रहे हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? मतलब आपको सिखाने के लिए, जहाँ पे आप नॉर्मली कॉलेज जाते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो आप एक फ़ीस देते हैं, यहाँ पे अगर आपको सरकार वो 1000 रुपये दे रही है कि बेटा आओ सीखो, हम आपके साथ हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लड़कियों को आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो पैसे लेके जाने के लिए सीखने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप सीखें ताकि आगे आप उसको एक काम में, एक इनकम में कन्वर्ट कर सके। मैंने अपनी लड़कियों को नॉर्थ कश्मीर की ड्राइव्स में ये भी बोला कि आगे भले आप काम करें ना करें, लेकिन एक कोर्स, एक सर्टिफिकेट, एक छोटे सी, वो कहते हैं ना कि एजुकेशनल डिग्री आपके हाथ में अगर वो सर्टिफिकेट रहेगा, बुरा वक्त बोल के नहीं आता। कल कभी तकलीफ़ आ गई फैमिली में और आपको एज द वुमन ऑफ द हाउस कमाना पड़े या घर को संभालना पड़े कुछ महीने सालों तक, तो आप उसके ज़रिए आगे बढ़ सके। तो सीख के रखिए। अगर काम करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी और जिनको काम करने का मन है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि हम गांव में जब 50 लड़कियों को बुलाते हैं तो 100-150 आ जाती हैं। तो मैं हमेशा हंसती हूँ। आप लोग पहले मुझे बताते तो हम जो चॉकलेट या आप लोगों के लिए जो छोटा मोटा सामान लाए हैं सबके लिए लाते, तो बोलते हैं मैम ये तो हर बार होगा जब आप आएंगी। तो मुझे जो प्यार मिलता है, मेरी तो एनर्जी वही है। मुझे जहाँ पे लगता है जेन्युइन लोग हैं और जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़कियां हैं, वो शिकायत भी करती हैं, प्यार भी देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनापन है। इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी एंड आई एम वेरी इमोशनल। मैम, अगर हम बात करेंगे ये इक्वलिटी की, जहाँ पे बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, क्या हकीकत में आपको दिख रहा है कि वो इक्वलिटी मिल रही है वुमेन्स को? वेल, आज तो मैं कहूँगी महिलाएं तो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल रही हैं। आज युवा आते हैं मेरे पास तो बोलते हैं मैम आप हमारे लिए कुछ करिए, आप सिर्फ लड़कियों के पास जाती, हम लड़कों के बारे में भी कुछ सोचिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज हमारी लड़कियाँ आगे नहीं आ रही हैं। आई थिंक हमारी बेटियाँ हर जगह पे आगे आना चाहती हैं, करना चाहती हैं। सो जेंडर इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी है बहुत सारी जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप ब्रिज हो रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें लड़कों से आगे नहीं जाना है, लड़कों से पीछे नहीं चलना है, हमें उनके साथ चलना है। वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। हमें आगे नहीं बढ़ के हमें किसी को एक पॉइंट प्रूव नहीं करना और हमें पीछे रह के अपने आप को सप्रेस भी नहीं करना, हमें साथ में चलना है। क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तो हमारी जो शक्ति और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है। सो कम्पीट मत करिए, एक दूसरे के साथ दोस्त बन के, पार्टनर बन के, टीम मेट बन के आगे चलिए और आप देखेंगे ये जेंडर इक्वालिटी का जो हम डिस्कशंस हमेशा करते हैं वो नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो वुमेन्स में है वो आत्मविश्वास की कमी है? अभी भी कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी है, कहीं ना कहीं घर वाले भी उनको पीछे रख लेते हैं कि बेटी है, आगे ना, मतलब ज़्यादा कहीं एरियाज़ में ऐसे जाए, कुछ छेड़छाड़ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो पेरेंट्स आर केयरफुल। माय फादर वाज आल्सो केयरफुल। मेरे 2 बड़े भाई थे, जो जितनी लिबर्टी उनको मिलती थी मुझे नहीं मिलती थी। बट आज क्योंकि मैं एक एज में हूँ जहाँ समझ सकती हूँ कि मेरे फादर मदर उतना प्रोटेक्टिव क्यों थे। और आई एम टॉकिंग अबाउट 35 इयर्स बैक। आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जो चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब हमें बाहर से खाना अलाउड नहीं था, मदर खुद घर में बनाती थी। मूवी थिएटर्स हम लोग बहुत कम जाते थे बिकॉज फ़ौज में जो, मतलब कैंटोनमेंट में जो थिएटर्स थे वही थे। लेकिन हमेशा मेरे पेरेंट्स ने यही कहा है कि भले आगे काम करो ना करो, मेक श्योर यू हैव अ स्किल टू डू समथिंग। एंड समवेयर माई फादर ऑलवेज न्यू कि मेरी बेटी जब खुद छोटी है उसको बच्चों से बहुत प्यार है, तो कहीं ना कहीं शायद आगे बच्चों से जुड़ के काम करेगी। और मैं ऊपर वाले का अगर रोज़ हर पल भी शुक्रिया करूं तो कम है, क्योंकि मुझे वो करने को मिल रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। आई एम सो पैशनेट अबाउट चिल्ड्रन एंड वीमेन कमिंग टुगेदर टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। और उनकी जो दुआएं मिलती हैं, आई थिंक आज हम इतना काम कर पा रहे हैं
वो सबकी दुआओं का ही फल है। फाइनेंशियल सपोर्ट्स या और कोई सपोर्ट्स तो हम किसी से लेते ही नहीं हैं, सरकारी सपोर्ट कहें या कुछ भी कहें, हम जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऊपर वाले की दुआएं और हमारे लोगों की, जिनके लिए आप कुछ अच्छा करते हैं, वो आपको शायद दिल से दुआ देते हैं। आपने जो द स्लम क्वीन बुक लिखी है, तो उसका जो टॉपिक है, उसका अनुमान है, किस टॉपिक पे मुनसर है वो? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भी समझते हैं कि ये स्लम क्वीन आपको भी बोल रहे हैं। जी, मैं ही हूँ स्लम क्वीन। मुझे ही मेरे टीम मेंबर्स ने और बच्चों ने ये खिताब दिया था कि मैम आप हमारे लिए क्वीन से कम नहीं हैं, क्योंकि कोई नहीं आता हमारे गंदे स्लम्स में और यहाँ पे एरियाज़ में जहाँ पे आप आके रातों रात रहती हैं, हमारे साथ उठती बैठती हैं, खाती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो बहुत सून एक OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, विलेजर एट हार्ट, जो एक गाँव में कैसे जो सब युवा नौकरी की तलाश में शहरों में चले गए थे, वो हमारे इनिशिएटिव से कैसे वापस आए और कैसे उन्होंने वहाँ से स्टार्टअप्स करके आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। तो स्लम क्वीन बुक है जो हमारे अलग अलग स्लम्स में और गाँव में इनिशिएटिव्स जो फाउंडेशन के चल रहे हैं, मेरे नज़रिए से कहाँ से हमने शुरुआत की और कैसे वो एक शहर से लेके देश के बहुत सारे शहरों तक, गांव तक, स्लम्स तक पहुंचा। तो ये बुक उसके बारे में है। प्लीज़ गेट अ कॉपी, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। मैम, जो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेंगे तो उस पर आप क्या कौन सा काम कर रहे हैं? कुछ काम हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो अगर लड़कियों की बात करें, कश्मीर में खासकर, कि लड़कियाँ शाय है, बोल नहीं पाती हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रेस में, हम जब पिछली बार आए थे तो हमने 2 मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप की, अनंतनाग में भी किया और नॉर्थ कश्मीर में भी किया, बट मीडिया को हमने नहीं बुलाया था क्योंकि ये हमारे पहले 2 प्रोग्राम्स थे। तो हम सही मायने में लोगों से जुड़ के, लड़कियों से जुड़ के बात करना चाहते थे। जबकि मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में 300-350 लड़कियां थी, उन्होंने ये कहा कि मैम मीडिया को क्यों नहीं बुलाया, इतना अच्छा ड्राइव हुआ, सबको बहुत अच्छा लगता। तो आई सेड नेक्स्ट टाइम। सो टुमारो वी आर डूइंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप विद 350 गर्ल्स इन वन ऑफ द कॉलेजेस एंड हमने साउथ कश्मीर में 3-4 मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप्स की हैं। तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट चलता ही रहता है। यहाँ पे आज ये कंप्यूटर सेंटर खुला है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स बैठ के कंप्यूटर करेंगे। जब मैम कश्मीर आएगी, यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, भले वो आर्ट वर्कशॉप हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो, हम मुंबई से, दिल्ली से, अलग अलग हमारे जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यहाँ लाना चाहूँगी, बच्चों से मिलाना चाहूँगी, कुछ इंस्पिरेशनल टॉक्स और स्टोरीज़ बच्चों को बताएं, एक्सपोजर उनको मिले और आगे प्रोफेशनल लाइन में जॉब्स के लिए कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स है, क्या उनको करना चाहिए, वो सब उनको गाइड करेंगे। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच वी फॉलो थ्रू एंड थ्रू। मैम, आखिर में जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए, जो एकेडमिक डिग्रीज जिनके पास है लेकिन घर पे बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉय है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम ये सोचते हैं कि कॉलेज से पास आउट होते ही, डिग्री लेते ही हमें जॉब्स मिल जाएंगी, तो ये शायद हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर रूबल नागी सोचती कि 1 या 2 स्लम में काम कर लिया, सेंटर खोल लिया, हमारा काम तो चल जाएगा, और वहीं पे संतुष्ट हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती, तो शायद आज देश भर के कोनों कोनों में अलग अलग जगह पे लोगों तक पहुंच के काम नहीं कर पाती। सो यू हैव टू मेक अ कांस्टेंट एफर्ट। जब आप 10 बार ट्राई करते हैं और 10वीं बार गिव अप करते हैं, शायद वो 11th जो ट्राई आप करेंगे वही सक्सेस है आपका। तो नेवर गिव अप इन लाइफ, बिकॉज बहुत लोगों को जॉब्स मिल भी जाती हैं और रास्ते में छूट भी जाती हैं। कुछ लोगों को लेट मिलती हैं, लेकिन थ्रू एंड थ्रू उनकी लाइफ रहती हैं। तो लाइफ एक ऐसी जर्नी है जो हमें हर मोड़ पे एक नया लेसन सिखाती है। कुछ लोगों से ऐसे मिला देती है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वहाँ से बहुत कुछ हो जाता है, कितनी बार नहीं भी होता है। तो हमें लोगों से मिलना, आगे बढ़ना एक एजेंडा के साथ नहीं करना चाहिए। आप साफ रख के दिल काम करेंगे, ट्रस्ट मी, स्काई इज़ द लिमिट। और हर इंसान को जॉब मिलती है, स्टार्टअप्स करते हैं। कितने आप बिजनेस के आज बड़े बड़े टाइकून्स के एग्जाम्पल्स ले लीजिए, उनको 15-15 साल तक जॉब्स नहीं मिली, तो उन्होंने हार के बोला अब मैं खुद ही अपना कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर लेता हूँ, और आज वो $1 मिलियन, $1 बिलियन कंपनीज हैं। तो आई थिंक ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी लाइफ की प्लान की है। हमें सिर्फ सब्र रख के, उस पर विश्वास रख के, फेथ रख के हमें आगे बढ़ना है और सब चीज़ अच्छी होती है। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ रुबल नेगी, जिनका साफ कहना है कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इट इज़ ओनली ए पिज़्ज़ा बेस, लेकिन जो अट्रैक्ट करती है वो उसकी टॉपिंग होती है। तो आपको भी स्किल सेट करना चाहिए, आपको भी इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।